विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे थे हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में आपको पता है कि एक संविधान सभा का गठन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं जिसको, है ना। और कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर वो संविधान सभा का गठन हुआ था, ये बताया था मैंने, ठीक है। अब उस संविधान सभा ने क्या किया कि उस संविधान सभा में लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। कितने? 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया इन लोगों ने। 60, लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। जो जो अच्छी चीजें मिली उन्हें उस चीज को क्या किया, उन्होंने ग्रहण किया और अपने संविधान में उसको स्थान दिया। लेकिन आज भी अगर कभी प्रश्न ये आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, तो आपने बोलना है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किसका? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 क्या बोलते हैं? और पूछेगा कितना % भाग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अच्छा, ये चीजें समझते भी रहिए। जैसे हम कहीं पे बोल रहे हैं अधिनियम, ये दिख रहा है, अधिनियम बोलते हैं किसको? एक्ट को। इस चीज को पकड़ना शुरू कर दीजिए। भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तो पता है, ठीक है। अगर पूछेगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का कितना % भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लगभग 75% भाग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का लगभग 75% भाग कहां पर है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इतना समझ में आ गया। अब ये तो बात हो गई कि भाई 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, सबसे ज्यादा प्रभाव किसका? भारत सरकार अधिनियम। अब अलग अलग देशों के संविधान के हिसाब से हमने लेना क्या क्या लिया उन्होंने, ठीक है। ये सब करना है हमने अभी बाद में। जब हम संवैधानिक विकास कर रहे होंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर और ये सब 1935 एक्ट तक पूरा आगे तक हमने क्या करना है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है वहां तक पूरे पढ़ने हैं। अभी मैं उन चीजों को करा रहा हूं जो पहले क्या हो सकती हैं, याद करने वाली जो चीजें हैं उनको याद करा रहा हूं। अभी डायरेक्ट बुक में नहीं जा रहे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया हमने? नंबर 1, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया हमने? तो पहली चीज ली हमने संसदीय शासन व्यवस्था। फर्स्ट क्या ली? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो हमारे देश में वो ब्रिटेन की देन है, ठीक है। कैसे? अगर हम एक तरफ ब्रिटेन लेते हैं और एक तरफ हम इंडिया लेते हैं तो दोनों में कंपेयर करते हैं, ठीक है। यहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो क्राउन होता है ब्रिटेन में। कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? क्राउन। भारत में कौन होता है? प्रेसिडेंट। भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति। इतना समझ में आ गया। यहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, यहां पर होता है हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पब्लिक लोकसभा, पब्लिक। और ये यहां का लोअर हाउस है। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? लोअर हाउस। लोअर हाउस का मतलब होता है निम्न सदन, निम्न सदन। और ये
निम्न सदन के जो लोग होते हैं डायरेक्ट चुनकर आते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्ट चुनकर आते हैं। ये निम्न सदन यहां पर भी पावरफुल है, यहां पर भी पावरफुल है। यहां पर भी लोअर हाउस कौन है? लोकसभा। कौन है? इतना समझ में आ गया? अगला सदन जो हो गया वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया। यहां पर कौन हो गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लॉर्ड्स की सभा। और यहां पर हम क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑब्लिक राज्यसभा, ऑब्लिक जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? राज्यसभा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यहां का अपर हाउस है। कैसा है? अपर हाउस। और यहां पर भी ये क्या है? अपर हाउस है। अपर हाउस या उच्च सदन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। ये समझ में आ गया? अधिकतर जो शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? हाउस ऑफ द पीपल, जो कि संवैधानिक नाम है लोकसभा का, इसके पास है। चाहे वित्तीय शक्ति हो, बजट पेश करना हो, कहां पर होता है? लोकसभा में। ठीक है। चाहे मतलब वैसे तो दोनों सदनों की सहमति जरूरी होती है किसी भी एक्ट को पास कराने के लिए, पर अधिकतर जो पावर्स है वो किसके पास दी गई है? लोकसभा के। और राज्यसभा के पास कुछ सीमित पावर्स हैं, जिनमें मैंने बताया भी था, एक आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 और एक आर्टिकल 312, है ना। आर्टिकल 249 क्या देता है उसको? राज्य सूची के विषयों पर, अगर राज्यसभा राज्य सूची के विषयों पर अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, 2/3 मेजोरिटी से ये बोल दे कि भाई ये विषय, जो राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट का जो विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। एक तो ये बड़ी गजब की पावर है इसकी। और एक 312, अगर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 मेजोरिटी से ये बोल दे कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, तो एक नई ऑल इंडिया सर्विस को सृजित करवा सकती है। इतना समझ में आ गया? तो ये तो हो गया आपका क्या, कि हमने संसदीय शासन व्यवस्था कहां से ली। तो लगभग हमने जो कॉपी कर रखा है वो कहां से कर रखा है? ब्रिटेन से कर रखा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी चीज क्या ली हमने? दूसरी द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल बोलते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था। अब ऐसा होता है भाई कि जो बुक की भाषा होगी, जो आपके लिखने की भाषा होगी, वो थोड़ा आपके आम बोलचाल की भाषा से क्या होगी? अलग होगी। बाइकैमरल बोलते हैं, 2 सदन होते हैं। ये बता दिया मैंने, लोकसभा, राज्यसभा। हमारे यहाँ पर क्या है? 2 सदन है। वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स है। हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है। 2 सदन की व्यवस्था। ठीक है। तो मैंने कहा ये भाषा द्विसदनीय है। अब आप बोलेंगे कि द्विसदनीय, बाइकैमरल, ये तो हमने बचपन से कभी सुना ही नहीं। पर जब आपको ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो यहाँ पर इससे संबंधित शब्दों को भी क्या करना पड़ेगा? आत्मसात करना पड़ेगा, और लिखना भी आना चाहिए आपको। अगला तीसरी चीज क्या ली? लोकसभा के प्रति, लोकसभा। और मैं निम्न सदन भी लिख देता हूं यहां पर। क्या लिख देता हूं? निम्न सदन। इसको लोअर हाउस भी लिख देता हूं मैं। लोअर हाउस के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। और ये पढ़ेंगे हम आर्टिकल 75 के क्लॉज 3 में। इसको अभी याद कर लीजिए इस आर्टिकल। ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स के।
और भारत में जो मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, एक हो गया मंत्री परिषद बोल सकते हैं आप यहां पर, मंत्रिमंडल भी बोल सकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल हो गया कैबिनेट, क्या बोलते हैं मंत्रिमंडल को? कैबिनेट। और मंत्री परिषद हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ, कई लोग मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मान लेते हैं। यहां पर हम मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल भी लिख सकते हैं, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है। अब मंत्रिमंडल में कौन लोग हैं? खाली जिनके पास मंत्रालय हैं, मंत्रालयों के जो हेड हैं, मंत्रालयों के, जैसे रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, कृषि मंत्री हो गए, है ना, और बताइए गृह मंत्री हो गए। मंत्रालय जिनके पास है उनके हेड जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स कहलाते हैं। और एक कैबिनेट शब्द का प्रयोग संविधान में पहले कहीं नहीं हुआ था, लेकिन जब इमरजेंसी लगी तब संविधान संशोधन करके ये बोला गया कि भाई अब राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात यानी आर्टिकल 352 की उद्घोषणा करेगा तो कैबिनेट की लिखित सूचना पर करेगा। कैबिनेट शब्द क्या नहीं था? एक्सप्लेन नहीं था, मतलब कहीं पर लिखा नहीं गया था। संविधान संशोधन के द्वारा कैबिनेट शब्द क्या किया गया? वहां पर डाला गया। इतना समझ में आ गया। अब मंत्री परिषद में क्या होता है? मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है। मंत्री परिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं। नंबर 1 होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। नंबर क्या होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। दूसरे कौन से मंत्री होंगे? राज्य मंत्री होंगे, राज्य मंत्री। और तीसरे कौन से होंगे? उप मंत्री। ये ध्यान रखना, जितने भी फैसले लिए जाते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं इसमें और उनकी कैबिनेट होती है, वही गुप्त रूप से इनकी बैठक होती है। जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो कैबिनेट लेती है। कभी कभी मैंने कहा हो सकता है कि किसी मामले में राज्य मंत्री को भी आमंत्रित कर दिया जाए, और उप मंत्री का तो नंबर उसमें महत्वपूर्ण फैसलों में नहीं आता जल्दी से, लेकिन मैंने कहा 3 तरह के मंत्री किसमें होंगे? मंत्री परिषद में। इतना समझ में आ गया। तो हमने ये पढ़ा कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। उल्टा पूछेगा आपसे क्वेश्चन, छोटे पेपर से लेकर बड़े पेपर तक, वनडे एग्जाम से लेकर और बड़े पेपरों तक उल्टा क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो कभी ऑप्शन में निम्न सदन देगा, कभी बोलेगा लोकसभा, तो आपने निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा भले ही निम्न सदन है, लेकिन मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? आंसर निम्न सदन के प्रति है, लोकसभा के। और ये कहां लिखा हुआ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 के 3 में लिखा हुआ। इतना समझ में आ गया? ठीक है। चौथी चीज जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की वो क्या है? राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका, औपचारिक स्थिति। राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति बोल सकते हैं, प्रधानता बोल सकते हैं। औपचारिक स्थिति या औपचारिक प्रधानता। और वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति का मंत्री परिषद में निहित होना, मंत्री परिषद में निहित होना। भाई जैसे ब्रिटेन में आपने देखा कि जो साइनिंग अथॉरिटी है वो कौन है? क्राउन। अब क्राउन में रानी भी हो सकती है, राजा भी हो सकता है वहां पर। ठीक है। क्या होगा, एक चीज समझिए कि जो विधायिका होती है यानी जो लेजिस्लेचर होता है या जो भी लोग संसद होगी, उसका पहला काम क्या है? विधि का निर्माण करना। क्या करना? विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करने के लिए पहले एक बिल लाया जाता है। क्या लाया जाता है?
संसद में एक बिल लाया जाता है जिसको हिंदी में बोलते हैं विधेयक। क्या बोलते हैं? विधेयक। कितना समझ में आ गया? अब माना वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। अब वो बिल किस तरह का, वो अलग अलग प्रकार के बिल होते हैं, है ना। सरकारी बिल होता है, गैर सरकारी होता है, वो बाद में पढ़ेंगे हम। पर अब लोकसभा अलग अलग तरह से क्या होता है कि कुछ को तो 50% प्लस 1 के बहुमत से पास करना होता है, कुछ को 2/3 मेजोरिटी से पास करना होता है, यानी 2/3 बहुमत संसद के, लोकसभा के अंदर, है ना। और कुछ को क्या करना पड़ता है, 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। ये समझ में आया? आधे से अधिक राज्य ओके बोलेंगे उसको, ठीक है जी। लोकसभा ने, अब वो किस प्रकार का बिल है, वो उस बिल की टेंडेंसी पे डिपेंड, मतलब उस बिल के उस पर डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकार का बिल है। लोकसभा ने पास कर दिया, उसके बाद फिर राज्यसभा के पास गया। किसके पास गया? राज्य सभा के पास गया। राज्यसभा ने भी उसको क्या कर दिया, पास कर दिया। लेकिन अभी तक वो बिल ही है, अभी तक क्या है, बिल है। अब वो बिल किसके पास जाएगा? जब लोकसभा ने भी पास कर दिया तो मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो इसको तो संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखते हम, 50% प्लस 1 को। ये दो प्रकार के जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, संविधान संशोधन की श्रेणी में रखते हैं, उनका नंबर पड़ता है संविधान संशोधन। यानी जब वो बिल पेश किया जाता है तब उसका नंबर कुछ और होता है, जब वो पास हो जाता है तब उसका नंबर कुछ और होता है ना। तो मैंने माना ये मान रहा हूं कि 2/3 मेजोरिटी वाला है वो, ठीक है। तो 2/3 मेजोरिटी से इसने भी पास कर दिया लोकसभा ने, और 2/3 मेजोरिटी से इसने भी पास कर दिया। अब ये किसके पास जाएगा? अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अभी तक ये बिल ही है, जैसे ही प्रेसिडेंट साइन करेंगे ये बन जाएगा एक्ट। क्या बनेगा? जिसको बोलते हैं हिंदी में अधिनियम। क्या बोलते हैं? अधिनियम। इतना समझ में आ गया? अब क्या बोल रहे हैं इसको? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो क्या बना? एक्ट बना, ठीक। तो हमने क्या लाइन पढ़ी? हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति है। जब हम राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे आपको उसकी शक्तियां पढ़ते पढ़ते, लेकिन हर जगह पे आप ये पढ़ेंगे कि बिना मंत्री परिषद के सलाह के राष्ट्रपति नहीं कर सकता कोई कार्य, बिना मंत्री परिषद के कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसका मतलब जैसे ब्रिटेन में साइनिंग अथॉरिटी कौन है? क्राउन है। कौन कौन है भाई? वैसे हमारे यहां प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट। और वास्तविक शक्ति किसमें है? मंत्रिमंडल में है, मंत्री परिषद, ठीक है। चलो अगला क्या लिया हमने? एकल न्यायिक प्रणाली। ये नंबर कौन सा है? 5। ऐसा ट्रायंगल बनता है न्यायपालिका का हमारे देश में। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट के नीचे मैंने कहा बहुत सारे, जितने भी स्टेट होंगे लगभग लगभग, हर जगह तो नहीं है, कई कई जगह पे 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ एक ही हाई कोर्ट है ना। पहले 7 सिस्टर्स का एक ही था, वो तो अभी MMT बना, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, है ना। स्टेट ज्यादा है, हाई कोर्ट्स की संख्या कम है। अब इसके अंडर में क्या होते हैं? हाई कोर्ट्स होते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया, ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट कुछ डिसीजन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन दे रहा है, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज बोल दी उसको हाई कोर्ट को क्या करना है?
मानना है। तो मैंने कहा नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट्स हैं, उनके नीचे अगर आप और आएंगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट है। कौन है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। एक अच्छा एडवोकेट वो होता है जिसका अध्ययन बहुत ज्यादा होता है। कोई केस आया, माना आपने देखा होगा बहुत सारी किताबें लगी होती है, जो बड़े एडवोकेट्स होते हैं उनकी किताबें देखी होंगी आपने। अध्ययन करते हैं वो लोग, आप लोगों से कहीं ज्यादा अध्ययन करते हैं जो अच्छे वकील होते हैं। पालकी वाला ले लो, या जो जितने भी बड़े मनु सिंघवी चल रहे हैं इस समय, और बहुत बड़े बड़े नाम हैं एडवोकेट्स में, ये लोग अध्ययन करते हैं। क्या है मेन चीज कि एक केस आया, और एक केस माना यहां पर आया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आया, ठीक है। अब उस सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपने ये बताना है कि जी ऐसा ही मामला जो हाई कोर्ट में गया था, हाई कोर्ट में जो डिसीजन हुआ वो ये था, इसलिए आपको मेरे क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, ये डिसीजन देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि माना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने चोरी पे लगाया 100 रुपए जुर्माना, हाई कोर्ट लगा रहा है 50 रुपए और आप लगा रहे हो 25 रुपए, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई चीज चोरी हुई है, माना एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चोरी की है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया 100 रुपए जुर्माना, तो हाई कोर्ट को भी उतना ही लगाना पड़ेगा। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होंगे वो, उनको भी उतना ही लगाना पड़ेगा ना, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं हम, या और जो कोर्ट हो गए, और उससे नीचे कौन से, हाँ, उनसे नीचे कौन से, म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो होते हैं, वहां पर आपको ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी न्याय व्यवस्था मिलेगी। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगली चीज क्या ली हमने? विधि निर्माण की प्रक्रिया। मैंने कहा संसद का पहला कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना, लॉ मेकिंग, विधि निर्माण की प्रक्रिया। भाई संसद का पहला काम क्या है? विधि का निर्माण करना। और मैंने कहा संसद में विधि निर्माण के लिए क्या होगा? सबसे पहले जो मैंने बताया अभी अभी आपको, पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होगा, विधेयक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेयक। एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो विधेयक। कुछ लोग विधेयक और विधायक एक ही मानते हैं। विधायक मतलब हो गया, जैसे एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट्स में, उसको विधायक बोलते हैं। ये विधेयक है। फिर मैंने कहा लोकसभा में गया, इसने पास कर दिया, है ना। फिर राज्यसभा में गया, कहा, राज्यसभा में गया, इसने भी पास कर दिया। फिर प्रेसिडेंट के पास गया, उन्होंने साइन कर दिया इस पर। ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पर भी एक बिल पेश किया जाता है, माना वो हाउस ऑफ कॉमन्स में गया, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, फिर वहां क्राउन के पास गया। तो वहां पर विधि निर्माण की जो प्रक्रिया, सेम प्रक्रिया भारत में भी है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक। अब अगली चीज, सातवीं चीज क्या ली हमने? विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ये मत समझ लेना कि आईएएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे तो आपका शासन होगा। विधि का शासन रहेगा इस देश में। विधि के समक्ष सब समान है। विधि के नीचे सब क्या होते हैं? कवर होते हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर, कुछ, है ना। भाई राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो एम्बेसडर हैं, उनको थोड़ा सा अलग क्या दिया जाता है? एक अलग क्या, एक छूट होती है कि जैसे कोई सांसद है, सांसद को आप ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर सत्र चल रहा हो तो बिना माना वो लोकसभा का मेंबर है, तो बिना लोकसभा के मेंबर के आप क्या नहीं कर सकते? उनको डिटेन नहीं कर सकते, उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध कभी आप क्या नहीं कर सकते? एफआईआर नहीं दर्ज करा सकते, या सम्मन नहीं भेज सकती कोई भी अदालत जो है राष्ट्रपति को या राज्यपाल को। महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल को कोई भी अदालत क्या नहीं कर सकती? सम्मन नहीं कर सकती। तो समझ में आया? वो उनके विशेषाधिकार है, वो बात की चीज है। फिलहाल मैं ये बता रहा हूं कि विधि का शासन है। क्या है? रूल ऑफ लॉ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ लॉ है इस देश में। और ये हमने कहां से लिया? ब्रिटेन के संविधान से लिया। अब देख लो कितनी चीजें ले रखी है, सब याद करनी है आपने। क्वेश्चन एक ही आएगा इसमें से, रूल ऑफ लॉ कहां से लिया? आंसर ब्रिटेन से लिया। ठीक है। अगला क्या लिया हमने? सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल
सिटीजनशिप, इसको बोलते हैं एकल नागरिकता। क्या बोलते हैं? एकल नागरिकता। भाई नागरिकता आपने पढ़ा, जब संविधान के भाग पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने क्या पढ़ा? किस पार्ट में पढ़ा आपने नागरिकता? पार्ट 2 में पढ़ा। कहां से कहां तक पढ़ा? 5 से लेकर 11 तक पढ़ा। आर्टिकल 5 to 11 पढ़ा, है ना? समझ में आ रहा है? हमारे देश में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। ये आप फॉर्म भरते हुए भी देखते होंगे, जब आप फॉर्म भरते हो तो आप ऐसे नहीं लिखते हो कि हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, आप ये लिखते हो हम भारत के नागरिक। क्या लिखते हो? तो सिंगल सिटीजनशिप। अच्छा, एक डुअल सिटीजनशिप का भी है, आपने देखा होगा जब आप ये नागरिकता वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो डुअल सिटीजनशिप वो है जो हमारे देश से जो बाहर लोग एनआरआई वगैरह जो चले गए हैं, उनको उनके वित्त को आकर्षित करने के लिए, वो एक प्रकार से, ताकि वो निवेश कर सके। माना मैं अमेरिका में जाके बस गया और मेरे पास अथाह पैसा है और मेरी इच्छा है कि मैं अपने देश में कुछ करना चाहता हूं, है ना? एंटरप्रेन्योर, या मतलब ये समझ लीजिए कि उसको एंटरप्रेन्योरशिप को मैं बढ़ाना चाहता हूं और मैं अपने कुछ लोगों के लिए उद्योग लगाना चाहता हूं यहाँ पे, ताकि यहाँ पर क्या हो। लेकिन मेरी समस्या ये है कि मुझे बार बार वीजा, पासपोर्ट, पता नहीं उन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और भारत आने में मुझे ही, मतलब मैं इस देश का नागरिक होने के बाद भी रहा हूं, पैदा यहीं हुआ हूं और मैं अमेरिका में हूं, अथाह पैसा है मेरे पास और मुझे यहां पर कुछ क्या करना, निवेश करना है। लेकिन आने जाने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है बार बार। तो डुअल सिटीजनशिप का विधान किया गया, वो नागरिकता वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना? वो दोहरी नागरिकता अलग है, लेकिन अगर उनके अधिकार आप देखेंगे, उनके अधिकार और हमारे अधिकारों में बहुत अंतर है। ठीक है? उनके लिए आर्टिकल 16 नहीं है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता नहीं है उनके लिए, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है यहाँ पर। उनको भले ही हमने डुअल सिटीजनशिप दिया, ये मानकर कि भाई अगर वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ निवेश करें तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेटर है। यहाँ जमीन का अधिग्रहण करके सरकार उन्हें दे और उस पर बहुत बड़ा उद्योग लगा दे वो, ठीक है? तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? उससे रोजगार मिलेगा, ठीक है? और हमारा जो जीडीपी है उसमें भी क्या होगा? बढ़ोतरी होगी। चलो जी, सिंगल सिटीजनशिप ले लिया हमने, और क्या है? 9वें नंबर पे हमने लिया यहां से आप ऐसे भी बोल सकता हूं कि जो सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, यानी ऐसे बोल सकते हैं आप संसद के सदस्यों, संसद के सदस्यों और विधानमंडल के सदस्यों, अलग अलग अगर लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। विधानमंडल मतलब लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर यानी राज्य का जो विधानमंडल होता है, के सदस्यों के सदस्यों का विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। अब उन्मुक्तियां वर्ड सुना ही नहीं कभी, है ना? भाई सांसद है कोई, विधायक है कोई, तो ऐसी थोड़े इतनी लड़ाई है जीतने के लिए। विशेषाधिकार उन्मुक्तियां हैं कुछ, वो हमने बाद में पढ़ने हैं क्या विशेषाधिकार है। लेकिन वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स और जो भी इस तरह के सदस्य हैं वहां के, उनको विशेषाधिकार उन्मुक्तियां दी गई है, यहां पर भी दी गई है। क्या दी गई है भाई? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सुविधाएं। आवास दिया जाता है उन्हें फ्री, उन्हें टेलीफोन कॉल्स फ्री हैं, उनके मतलब आप सुनते होंगे सांसद निधि, विधायक निधि, वो खर्च कर सकते हैं इतना इतना पैसा अपने क्षेत्र में। साथ में मैंने आपको जैसे बताया कि कोई सांसद है, अगर उसने कोई क्राइम किया भी है तो उसको तब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अगर सत्र चल रहा हो, जब तक लोकसभा अध्यक्ष नहीं बोल देते हैं या राज्यसभा के सभापति नहीं बोल देते हैं। या अगर स्टेट में है तो विधानसभा अध्यक्ष से पूछना पड़ेगा, विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही गिरफ्तार किया जा सकता उन्हें, है ना? और वो भी डिपेंड करेगा कि उन पर कौन से चार्जेस हैं, क्रिमिनल चार्जेस हैं या सिविल चार्जेस हैं। ऐसे तो क्या होगा फिर? ऐसे दिक्कत नहीं हो जाएगी अगर विशेषाधिकार नहीं देंगे हम। माना संसद का कोई सत्र चल रहा है, अगले दिन वोटिंग है, अगले दिन क्या है? वोटिंग है। और वोटिंग ऐसी है कि बहुत इंपॉर्टेंट वोटिंग है, विप जारी हो चुका है,
पार्टी ने क्या कर दिया, व्हिप जारी कर दिया, अनुशासनात्मक बोला जाता, अगर नहीं आए तो समझ लो बाहर हो, और बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे करके वोटिंग करनी है, आपने इस पक्ष में करनी है। अब क्या है कि उस कुछ सांसदों पर क्या कर दिया, नकली जिसे बोलते हैं आरोप लगा दिए, प्रत्यारोप लगा दिया। आप ही ने बोल दिया कि जी मेरी संपत्ति पर क्या कर दिया इन्होंने, कब्जा कर दिया, या आपने बोला कि मेरी एक्सीडेंट कर दिया, किसने, सांसद ने, या मुझे धमकाया, या इस तरह से, तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पता चला यहाँ पे सरकार ही गिर गई भाई, एक वोट से। आपने देखा है देश में एक वोट से भी सरकार गिरी है। इसलिए उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं कि आप बिना लोकसभा सत्र चल रहा है, वोटिंग होनी है, और आपने उस पर झूठा झूठा आरोप लगाकर क्या कर दिया, उसको फंसा दिया, और वो पहुंच ही नहीं पाया वहां तक, संसद तक, और पता चला सरकार क्या हो गई। बाद में पता चला कि आपने तो झूठा केस किया था, आपने झूठे आरोप लगाए थे। और लगते हैं अनस्टेबल करने के लिए, सरकार को अनस्टेबल करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। समझ में आया? तो उनको क्या है, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगली चीज क्या ली हमने यहां से, ब्रिटेन से? विधायिका में नंबर बता दीजिए जरा मुझे, कौन सा नंबर है? 10th। 10वीं चीज जो हमने ली विधायिका में, अध्यक्ष की भूमिका। चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, माना लोकसभा में कोई अध्यक्ष बनते हैं, उनकी जो भूमिका, या विधानसभा ले लो, मैं राज्य का भी लेके चल रहा हूं, विधानसभा अध्यक्ष है माना, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, इसके अध्यक्ष हैं, इनकी क्या भूमिका होगी, ये कहां से ग्रहण कर रखी है हमने? हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण कर रखी, और सारी चीजें लेखबद्ध होती हैं, लिखी जाती हैं। संसद में आप जो भी बोल रहे हो वो सारी चीजें क्या होंगी, लिखी जाएंगी। क्या होंगी, लिखी जाएंगी। भाई लोकसभा अध्यक्ष है माना, है ना, इसके बहुत सारे अधिकार होते हैं, अपने बहुत सारे कर्तव्य होते हैं, उनको पढ़ेंगे हम डिटेल में, भी यहां पर नहीं कर सकते, अभी तो हम खाली सोर्सेस देख रहे हैं कहां कहां से हमने लिया। पर दो तीन चीजें बता देता हूं मैं। माना लोकसभा में वोटिंग हुई, 50-50 हो गया, यानी 50% पक्ष के वोट पड़े और 50% विपक्ष के वोट पड़े। कितने? अब क्या करें भाई, इस बिल पर क्या करें? तो 50-50 हो गया, तो जैसे मैच ड्रॉ होता है कि भाई उतने रन इसके, उतने रन इसके, वहां पर कास्टिंग वोट डालता है फिर अध्यक्ष। क्या करता है? कास्टिंग वोट डालता है। मतलब कास्टिंग वोट को क्या बोलते हैं? मतलब उसको अधिकार है एक वोट डालने का अपना, वो इसको फैसले को चेंज कर सकता है। और ये जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। पता चला कि वो जो अध्यक्ष था उसको बीजेपी पार्टी से था, वो पहले किससे था? दो बड़ी पार्टियां, नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस। माना जो पार्टी का अध्यक्ष था वो बीजेपी से था, जरूरी नहीं है कि बीजेपी के पक्ष में डालेगा वो, उसकी मर्जी है, वो किसी भी पक्ष में क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये समझ में आ रहा है? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जैसे ही कोई अध्यक्ष बनता है उसे अपनी पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि वो कहां बैठ रहा है अब, सीट पर, जिस पीठ पर विराजमान हो रहा है, वो पीठासीन हो रहा है, वहां से क्या बोल सकते हैं, भेदभाव नहीं करेगा। अब वो ये नहीं करेगा कि जी अपनी पार्टी के लोगों को खूब खूब समय दे रहा है और जो विपक्ष है उसको समय ही नहीं दे रहा है। इसलिए जैसे ही वो लोकसभा अध्यक्ष बनता है उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ता है पार्टी से, और 5 साल तक वो अपनी पार्टी के किसी कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा, और अगर भाग लेगा तो उसको हटाने का फिर हटाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। सोमनाथ चटर्जी पे लग गया था ये, पूर्व जो लोकसभा अध्यक्ष है सोमनाथ चटर्जी जी, उन पर लग गया था ये आरोप। वो चले गए कम्युनिस्टों की किसी बैठक में लग गए, तो किसी को पता लग गया, बस मीडिया ने उछाल दिया उसको। ये समझ में आ रहा है कि जब लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, अपनी पीठ पर बैठेगा, तो पीठ पर बैठने से पूर्व अपनी पार्टी से त्यागपत्र देगा। कास्टिंग वोट देने का अधिकार है उसे, है ना। साथ में कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मनी
बिल, क्या आर्टिकल है इसका? आर्टिकल बताइए मनी बिल का। 110। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। जो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है वही वही कार्य लगभग लगभग राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करता है, वही वही कार्य विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, वही कार्य विधान परिषद में विधान परिषद का सभापति करेगा। ठीक है। अच्छा, असंसदीय भाषा को भी निकालेगा वो। क्या हुआ कि यूपीए 1 बनी। क्या बनी? यूपीए 1 बनी। इसमें सोनिया गांधी जी मेन थी, कांग्रेस मेन थी, प्लस लालू जी भी थे साथ में। कौन थे? लालू जी। क्योंकि जरूरत पड़ रही थी कांग्रेस को, गठबंधन करके क्या बन गया? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जो कांग्रेस का अलायंस था उसको क्या बोलते थे? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और जो बीजेपी का उसको एनडीए बोलते थे। क्या बोलते थे? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीजेपी के जो गठबंधन जो साथ में जो पार्टियां थी। फिर यूपीए 2 बनी। यूपीए 2 में बताया जाता है कि इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी। किनको? लालू जी की पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने वोट ले आए, इतनी सीटें ले आए। कौन? कांग्रेस वाले। अब क्या हुआ? संसद के अंदर माना बहस चल रही है, तो अंदर मजाक भी चलता है, अंदर बहस भी चलती है, बहुत गर्मा गहमा गहमी भी होती है। अब लालू जी ने एक गाना गा दिया वहां पर। क्या गाया? एक बहुत पुरानी पिक्चर है, उसमें गाया कि तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। क्या बोला? अब सोनिया जी की तरफ एड्रेस करते हुए, मतलब एड्रेस तो पीठ की तरफ कर रहे थे, लेकिन सोनिया जी की तरफ बोला। और क्योंकि मजाकिया व्यक्ति थे, मजाक मजाक में उन्होंने ये बोला, ठीक है हमें नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरी जो उनकी विपक्षी एक दुश्मन पार्टी समझ लो एक तरह से, उनको भी नहीं लेना आपने साथ में, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हमने आपके साथ यूपीए 1 में पूरा निभाया, आप यूपीए 2 में हमें नहीं ले रही है तो औरों को भी नहीं लोगे आप अपने आप सरकार चलाओ। ये समझ में आ रहा है? अब मैंने कहा क्योंकि हर चीज लेखबद्ध हो रही है, अब अगर इस तरह के गाने या इस तरह के मजाक लिखित हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर लोकसभा अध्यक्ष बोलता है कि ये असंसदीय है, इसको क्या कर दो, बाहर निकालो लेखों से। जब से देश आजाद हुआ, जब से संसद बैठी है, लोकसभा बैठी है, राज्यसभा बैठी है, जो भी आपको पढ़ना है आप उसका जो क्या बोलते हैं पुस्तकालय समझ लो एक तरह से, जहां पे लेख रखे हुए हैं, उन लेखों को पढ़कर आप ये भी पढ़ सकते हो कि इस सन में नेहरू जी ने क्या कहा था, इस सन में क्या बोलते हैं इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था किसी चीज के संबंध में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकार कभी कभी क्या होती है, विपक्ष में होती है, और कुछ समय बाद जब पता चलता है कि जब विपक्ष में बैठी होती है तो उसका विरोध कर रही होती है, और जब क्या करती है सत्ता में आ जाती है तो उसी चीज के लिए संघर्ष कर रही होती है कि किस तरह पास हो जाए। तो आपने देखा होगा, जो मीडिया में देखा होगा, खासकर जितने भी ये प्रवक्ता होते हैं, ये पुरानी पुरानी चीजें उठाकर पढ़ते रहते हैं भाई। ये क्या करते हैं? आर्काइव्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? आर्काइव्स देखना, आर्काइव्स। ये पढ़ पढ़ के क्या करते हैं, लेके आते हैं कि जी उस जमाने में इन्होंने ऐसा कहा था। ये समझ में आ गया? तो मैंने कहा विधायकों के विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, ये भी हमने कहां से ग्रहण की? ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की। क्या बोलते हैं भाई? इसके बाद 11वें नंबर पे क्या लिया हमने? संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया। आर्काइव्स की स्पेलिंग बताना जरा। ये आप संसद के अभिलेखागार में जाइए, है वी फॉर विक्ट्री ना, आर्काइव्स। अभिलेखागार में आप जाएंगे, सारे अभिलेख सुरक्षित मिलेंगे आपको।
मैंने कहा अगर आपको ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब, क्योंकि भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो काला दिन है वो कौन सा, इमरजेंसी का है। उससे पहले क्या क्या बोला गया और उसके बाद क्या क्या बोला गया, अगर आपको वो भी पढ़ना है तो आप अभिलेखागार में जाइए, आर्काइव्स में जाइए, वहां पे जाके आपको सारा मिल जाएगा, सारे लेख सुरक्षित है। इतना समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है। अब ये मैंने बोला अगला, संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया, जो प्रक्रियाएं चलती हैं, सेम प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। कुछ चीजें हमारी नई इंट्रोड्यूस की हुई है, जैसे शून्यकाल है। क्या शून्यकाल है? ये भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, संसदीय परंपरा को भारत की देन है शून्यकाल। ऐसे कई चीजें हम आगे चल के पढ़ना है। तो जो भारत ने इंट्रोड्यूस किया है अपनी तरफ से, उन चीजों को अलग लिस्ट बना के रखनी है आपने। आगे जब मैं पढ़ा रहा हूँ संसद की प्रक्रिया, तो वहां पे आपने एक अलग लिस्ट बना के रखनी है कि भाई ऐसे ऐसे ये हमारी देन है संसदीय परंपरा। बाकी चीजें मैंने कहा हमने कहां से ग्रहण की, ब्रिटेन से ग्रहण की। इतना क्लियर हो गया? 12वें नंबर पे अगला, अगला क्या लिया हमने? सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, यह भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। अगला, अगला रिट, रिट ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में और आर्टिकल 226 में। जब आप कहां जाएंगे, आर्टिकल 32, जिसको कि संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा, और आर्टिकल 226। जरा देखिए तो आर्टिकल 226, चेक करते रहिए भाई। आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 में ये बोला गया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो जाता है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाता है राज्य के द्वारा, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहां जा सकते हो? डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और आप वहां से अनुतोष प्राप्त कर सकते हो। और इसके लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। क्या जारी करेगा? रिट जारी करेगा। जो ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए कहा गया, यहां पर हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है, और हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मूल अधिकारों के हनन के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। अब ये रिटें क्या होती हैं, हल्का हल्का बता देता हूं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। और ये रिटें क्या हैं? जैसे 5 रिटें जो पढ़नी है आपने, कौन कौन सी हैं? हैबियस कॉर्पस है ना, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। स्पेलिंग बताइए हैबियस कॉर्पस की। इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षी बंदी प्रत्यक्षीकरण। सशरीर पेश करना, माना राज्य ने यानी पुलिस ने इन्हें डिटेन कर दिया। क्या कर दिया? इन्हें डिटेन कर दिया, मतलब पकड़ लिया। ठीक है जी, पकड़ लिया। अब मूल अधिकारों में लिखा हुआ कि 24 घंटे के अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करना पड़ेगा, और पता चला इन्हें 10 दिन से हवालात में बंद कर रखा, ना तो न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। भाई सीधी सी बात है कि अगर पुलिस किसी को पकड़ती है तो सबसे पहली चीज क्या है कि वारंट देगी। वो क्या देगी? वारंट देगी, कारण बताएगी कि भैया हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा मैंने कहा 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करना पड़ेगा। यानी अगल बगल जो भी कोर्ट होगा वहां पे जो न्यायाधीश होंगे उनके सामने ले जाना पड़ेगा और उनसे पूछना, वो बताएंगे कि इनको बेल देनी है या इनको रिमांड पर लेना है।
अगर अपराध किया होगा तो रिमांड पर लिया जाएगा, अगर खतरनाक अपराधी होंगे तो क्या रिमांड, पुलिस रिमांड पर लेंगे। लेकिन अगर अपराध किया ही नहीं होगा, इनको क्या मिलेगी, बेल मिल जाएगी, बाकी निर्णय होता रहेगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश करना है, लेकिन किया नहीं। 8-10 दिन हो गए, हवालात में बंद हो रखे हैं, ना खाना ना पानी ना पीने ना मिलने दिया जा रहा। तो उस अधिकारी के विरुद्ध क्या होगा, बोला जाएगा कि उस व्यक्ति को जिसको आपने डिटेन कर रखा उसको सशरीर पेश कीजिए। ये न्यायालय का कार्य है कि वो बताएगा कि बेल छोड़ना है या बंद करना है, आपका काम नहीं है ये। इतना समझ में आ गया। तो एक रिट क्या होगी, हैबेस कॉर्पस होगी। अच्छा, कालू सान्याल और चारू मजूमदार के मामले में, जो नक्सलवाद के जनक हैं इस देश में, नक्सलवादी सुने होंगे आपने, नक्सलवाद के जनक, नक्सलवाड़ी एक गांव था वेस्ट बंगाल में, फसल लूट की घटना की थी चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने, ठीक है। अब उनको करना था यहाँ पर सशरीर पेश करना, लेकिन फिर ये था कि बड़ा बवाल था, उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी उनकी, बड़ा बवाल हो सकता था, कुछ ऐसा था मामला। वहां पर कोर्ट ने कहा जरूरी नहीं है सशरीर पेश करना। शरीर को अब 99 साल का कोई व्यक्ति उसको उठा के ला रहे हो, या कोई आदमी क्या है पुलिस ने डिटेन किया और उसके बाद वो बीमार हो गया, उसके बाद वो उसमें आईसीयू में भर्ती है, उसको सशरीर पेश करो जी, तो तब नहीं कर सकते भाई। तब बोला कि सशरीर नहीं, उनकी तरफ से जो कोई व्यक्ति आ सकता है वो फिर बताएगा कि क्या हुआ था, तब हम निर्णय करेंगे उसमें क्या करना है। समझ में आ गया। दूसरी रिट हो गई हैबेस कॉर्पस के बाद, कौन सी होगी, मैंडमस, परमादेश। नाम से ही पता चल रहा, परमादेश, परमादेश। अब ये क्या क्या होती है बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। परम आदेश से पता चल रहा है कि ऊपर वाला जो कोर्ट है वो नीचे वाले कोर्ट को क्या कर रहा है, हम आदेश देते हैं। क्या करते हैं, हम आदेश देते हैं। अगला, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, प्रतिषेध, प्रतिषेध। अगला, स्पेलिंग CERTIORARIY, आई, सर्टेनली। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं, ये दोनों एक साथ जारी की जाती हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हो, आप लोग अधिकारी हो, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हो, यानी जैसे आप हाई कोर्ट हो, क्या हो, आप हाई कोर्ट हो, और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है, और आपके हाई कोर्ट में चल रहा है। कहां चल रहा है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में जब भी कोई विवाद होगा वो काम सुप्रीम कोर्ट का है। किसका है, माना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में कोई विवाद है तो ना तो नैनीताल हाई कोर्ट में जाएगा, ना वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, वो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब फिर भी वो चल रहा है नैनीताल हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई प्रतिषेध, इसको आप, ये आपका काम नहीं है, और उत्प्रेषण से बोलेगा मेरे पास भेजो, ये मेरा काम है। समझ में आया, ठीक है। अगला, कोवारंटो, स्पेलिंग क्यू के साथ हमेशा यू पता नहीं क्यों लगता है इंग्लिश में, QUO, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब था कोवारंटो। किस अधिकार से बैठे हो आप यहां पर, किस अधिकार से आप लोकपद को धारण किए हुए हो, किस अधिकार से आप। अब भाई एक जमाना था कि स्कूलों में जो ये मामले ऐसे आए, मैं छोटे मोटे मामले बता रहा हूं, कि एक स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, पहाड़ में एक स्कूल था, आप 10वीं पास थे, आप वहां के क्योंकि सबसे पढ़े लिखे थे इसलिए वहां के आप प्रधान प्रिंसिपल बन गए। वो धीरे धीरे क्या हो गया कि वो 5वीं से 8वीं हो गया वो स्कूल, सरकार ने 8वीं से 10वीं कर दिया, 10वीं से 12वीं कर दिया, और 12वीं कर दिया, और प्रिंसिपल आप हो, और आप हो 10वीं पास। किस अधिकार से बैठे हो भाई इस पद पे, आप किस अधिकार से बैठे हो इस पद पर, आपकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही है इससे। क्या हुआ कि फिर, हाँ अभी वो पहले प्राइवेट था, फिर धीरे धीरे वो बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वो एडेड हो गया, एडेड होते होते उसको मान्यता मिल गई सरकार की, और फिर भी आप प्रिंसिपल बन के बैठे हो।
आपके विरुद्ध जो रिट जारी होगी वो अधिकार पे, किस अधिकार से कर रहे हो आप? आपका तो मैच ही नहीं हो रहा भाई, ना आप बीएड ना एमएड, और आप क्या बने हुए हो? ना आपने कोई क्या बोलते हैं, वो बस हो गया, नजर पड़ी नहीं, और चलते चलते क्या होता गया, भाग्यम फलति सर्वदा, न विद्या न च, मतलब भाग्य साथ दे रहा था इसलिए प्रधान अध्यापक बने बैठे थे। आपको बोला जाएगा किस अधिकार से बैठे? समझ में आ गया? अधिकार पृच्छा, ये समझ में आया? चलिए जी, इसके बाद और क्या लिया हमने? हाँ जी, अब अगला देश लेते हैं हम आयरलैंड। क्या लेते हैं? बहुत हो गया, ब्रिटेन से बहुत ले लिया। आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के, ये आयरलैंड कहां पर, ये पता है? कब बना था इसका संविधान? हाँ जी, आयरलैंड के संविधान से है ना भाई, हमसे पहले का ही रहा होगा। 1937 कब बना था? ये कहां पर है आयरलैंड? कहां पर है आयरलैंड? भाई आयरलैंड सुना है, कहाँ है ये देश? अफ्रीका में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, एशिया में है, यूरोप में है, कहाँ है? ये यूरोपीय देश है। कहाँ है? यूरोप का देश है। और बता देता हूं, आपने देखा होगा छोटे छोटे आइलैंड देखे होंगे आपने, ये यूके जिसे बोलते हैं, देखें इसके 4 पार्ट हैं यूके के। यूनाइटेड किंगडम जिसे बोलते हैं वो समझ लीजिए। एक तो हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड जिसको क्या बोलते हैं, जिसकी राजधानी लंदन है, टेम्स नदी के तट पर, पता है? लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर है। इंग्लैंड की राजधानी होगी, हाँ, लंदन। दूसरा हो गया वेल्स, वेल्स की राजधानी हो गई, पता नहीं तो पता करो ना, वेल्स। एक हो गया कौन सा? स्कॉटलैंड, नाम सुना है, लैंड ऑफ केक्स, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड है ना। और इन्होंने क्या किया कि एक यहीं पर एक द्वीप था, इन्हीं की तरह लोग, गोरे गोरे लोग थे, उनके इतने भाग पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? असली देश जो है वो ये है, शेडेड पोर्शन जो मैं बता रहा हूं, आयरलैंड। इसकी राजधानी डबलिन है। इसकी राजधानी कहां है? डबलिन। और ये लीफे नदी के तट पर है। किसके तट पर है इसकी राजधानी? लेकिन मैंने कहा इंग्लैंड, यूके जब हम बोल रहे होंगे तो यूके हम 4 चीजों को मिलाकर बोलते हैं। एक हो गया इंग्लैंड, थोड़ा सा ज्योग्राफी का भी पता होना चाहिए ना, इंग्लैंड। दूसरा हो गया वेल्स, वेल्स की कार्डिफ है क्या? इसका लंदन हो गया, इसका कार्डिफ हो गया। और स्कॉटलैंड की राजधानी हो गई, स्कॉटलैंड की EDIN, एडिनबर्ग, BURGH। और एक हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी हो गई बेलफास्ट। इन चारों को मिलाकर बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम। अब क्या हुआ, जब इन गोरों ने यानी अंग्रेजों ने, अंग्रेजी समझ लो, इंग्लैंड के लोग कौन, अंग्रेज, जब इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड पे कब्जा किया तो आयरलैंड वाले तो फिर वैसे ही थे, उन्हीं के भाई बंद थे, वैसे दिखने में भी बिल्कुल पता नहीं कर पाओगे आप आयरलैंड कौन और अंग्रेज कौन और आयरिश कौन। इन्होंने हत्याएं करनी शुरू कर दी उनकी। किनकी? जो उनके बड़े अधिकारी थे उनकी हत्याएं करनी शुरू कर दी। किनकी? अंग्रेजों की हत्याएं करनी शुरू कर दी, बड़े अधिकारियों की। अब क्या हुआ, ये चीज यहां से प्रेरणा ली किसने? हमारे क्रांतिकारियों ने।
आप देखते होंगे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, एक दौर देखा आपने क्रांतिकारियों का, जब सैंडर्स की हत्या कर देते हैं, जब दो बहनें डिग्री लेने जाती हैं और हत्या कर देती हैं गवर्नर की, ये देखा है इतिहास में। जब आप पढ़ेंगे तो एक बीच में हत्याओं का सिलसिला शुरू होता है, बड़े बड़े जो अधिकारी थे उनकी क्या होती है, हत्याएं करना। तो हमारे क्रांतिकारियों का जो एक तरह से जो इंस्पिरेशन ली थी, वो किनसे ली थी? आयरिश लोगों से ली थी, और बहुत फर्क पड़ा। लेकिन आज भी नॉर्दर्न आयरलैंड वाला जो पार्ट है वो किसके पास है? यूके के पास है। इतना समझ में आ गया? राजा होते थे, यहां भी राजा होते थे, वहां भी राजा होते थे, उसके आधे भाग पर कब्जा कर लिया इन्होंने, आधे से थोड़ा छोटे भाग पर। स्कॉटलैंड की राजधानी देखना एक बार। स्कॉटलैंड के बड़े शहर कौन कौन से हैं? ग्लासगो, हाँ बहुत बड़ा शहर है, और एडिनबर्ग है, और डुंडी है। ठीक है, चले भाई ये समझ में आ गया। अब यहां से क्या क्या लिए हमने? सबसे पहली चीज जो ली हमने यहां से, डीपीएसपी। डीपीएसपी इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। और ये हमारे संविधान के भाग 4 में है। इसमें है पार्ट 4 में है। किसमें? और आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। और ये क्यों डाले गए हैं संविधान में? बोला गया वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य। अगर वेलफेयर स्टेट की स्थापना करनी है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, राज्य की स्थापना करनी है, तो संसद जब भी कोई विधि का निर्माण करेगी तो इन डीपीएसपी को क्या करेगी? ध्यान में रखेगी। क्या करेगी भाई? ध्यान में रखेगी। इतना समझ में आया? अच्छा जी, एक चीज और है, जितनी भी योजनाएं हैं, खासकर जब से मोदी सरकार आई है, तो पहले तो ऐसा होता था कि नाम से होता था, जैसे प्रधानमंत्री या एक परिवार विशेष के नाम से होती थी योजनाएं। लेकिन जब मोदी जी आए तो एक सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के लिए ये हो गई कि एब्रीविएट, हर योजना का एब्रीविएट निकालना। हृदय योजना, अब हृदय का पूरा एब्रीविएट मतलब किसका एब्रीविएट है, पूरा निकालो, है ना। हर योजना का क्या एब्रीविएट, और बहुत सारी योजनाएं आई। तो मैं कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार से लेकर और अब तक जितनी भी योजनाएं हैं उनको पढ़ना। एक तरफ आप डीपीएसपी रखना, क्या रखना? एक तरफ डीपीएसपी रखना और एक तरफ योजनाएं रखना। क्या रखना? कल्याणकारी योजनाएं। आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी आर्टिकल को क्या कर रही होगी, यानी 36 से लेके 51 तक के किसी ना किसी आर्टिकल को क्या कर रही होगी? पोषित कर रही होगी, मतलब एक तरह से उसको फॉलो कर रही होगी। इतना समझ में आ गया भाई? जैसे माना मैं एक कानून बोलता हूं कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान नहीं कर सकते आप, तो इसी के अंदर लिखा हुआ कहीं किसी आर्टिकल में कि मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा राज्य। क्या करेगा? मादक पदार्थों के सेवन को प्रतिबंधित करने का प्रयास करेगा, और राज्य ने किया, कानून बना दिया। या आप जो मनरेगा है, जिसको पहले नरेगा बोलते थे, मनरेगा, भाई आपको कम से कम उतना देगा, राज्य कोशिश करेगा। वैसे तो राज्य के संसाधनों पर निर्भर करता है कि वो डीपीएसपी को फॉलो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, पर मैंने कहा कि वो क्या करेगा, आपको इतना तो देगा कि आप अपनी रोजी रोटी चला सको। मिनिमम वेजेज जो होता है वो देकर आपका क्या करेगा? पोषण करने का प्रयास करेगा। आपके
जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको उठाने का प्रयास करेगा। हो सकता है आप फुटपाथ पे हो, पहले मनरेगा में काम करके थोड़ा सा एक झोपड़ा बना दिया, धीरे धीरे कुछ बर्तन जोड़ लिए, धीरे धीरे परिवार बना लिया, धीरे धीरे क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको क्या उठाने का प्रयास करेगा, है ना। ऐसी कोई योजना बताओ। और वृद्धावस्था पेंशन लिखा हुआ है, निशक्तता पेंशन, अगर कोई व्यक्ति निशक्त है तो उसको पेंशन जो दी जाती है ना। और जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार ने जो भी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं बना रखी, या जो आपका क्या सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो बना रखी हैं, वो सब आपका कहीं ना कहीं किसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या करेगा। अभी उत्तराखंड पहला स्टेट बना, कौन सा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में लिखा हुआ। मातृत्व अवकाश मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है। कहां पर लिखा हुआ, आर्टिकल 42 में लिखा हुआ। पंचायतों पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके पंचायतों को संवैधानिक स्थिति दी, वो भी कहां पे लिखा हुआ, आर्टिकल 40 में लिखा हुआ, गांधीयन डीपीएसपी में, कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। हालांकि राजीव गांधी के समय में भी आए थे कुछ संविधान संशोधन, लेकिन वो पास नहीं हो पाए थे, एक सदन में हुए, दूसरे सदन में गिर गए। लेकिन फिर 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपके पंचायतों को, नगर पालिकाओं को क्या किया, संवैधानिक स्थिति। तो जो जो चीजें लिखी हुई हैं उन चीजों पर, कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री को प्रमोट करता है कौन, राज्य की कई योजनाएं हैं। कॉटन इंडस्ट्री पे आप जाइए, आपको तुरंत लोन मिलेगा। और ये क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी आती है और बहुत सारे जो उद्योग आते हैं, उसके लिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारे प्रयास किए। समझ में आया। तो मैं ये बता रहा हूं कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहां से लिए, आंसर आयरलैंड के संविधान से लिए। कहां से लिए, लेकिन अब एक जगह पे कुछ लिखा हुआ बेरोजगारों के संबंध में, 41 में जाना जरा, 41 क्या बोलता है, डिटेल पढ़ना। भाई कोई स्टेट अपने बच्चों को लैपटॉप दे रहा, कोई स्टेट साइकिल दे रहा, कोई स्टेट कुछ भी नहीं दे रहा। बेरोजगारी भत्ता दे रहा, बेरोजगारी भत्तों के नाम पे भी सीमित लोगों को भत्ता मिल रहा है। अब आपने वो पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में और आप चले गए कहां, कोर्ट में। जी किताब में देखो, संविधान में ऐसा लिखा हुआ, लेकिन हमारा राज्य हमें क्या नहीं कर रहा, बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहा। क्या लिखा हुआ, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। अब काम मिल ही नहीं रहा। आपने क्या कर दिया, आपने इंटर हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन, 12th में फर्स्ट डिवीजन, ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन, पीजी में फर्स्ट डिवीजन, है ना, बीएड भी कर लिया लगे हाथों, उसमें भी फर्स्ट डिवीजन, एमएड भी कर लिया लगे हाथों, फर्स्ट डिवीजन, और नौकरी मिल नहीं रही। और आप चले गए, देखो काम पाने का अधिकार लिखा हुआ यहाँ पर, लेकिन काम तो मिला ही नहीं हमें अभी तक, क्योंकि कंपटीशन तो क्वालिफाई कर ही नहीं पाए। आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप मेरिट के आधार पर बैठे हो कि एक ना एक दिन बीएड करके मेरा नंबर आएगा। क्या आएगा भाई, मेरा नंबर आएगा एक दिन। और ऐसे कई साल गुजर गए, आप ये लेके कोर्ट में चले गए, जी देखो ये लिखा हुआ है लेकिन हमें काम नहीं मिला। अब काम नहीं मिला तो कोर्ट ये बोलेगा नॉन जस्टिसेबल। क्या ये, इस पर नॉन जस्टिसेबल मतलब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है डीपीएसपी। मैंने कहा अगर डीपीएसपी को कितना फॉलो करना है, ये राज्य के संसाधनों पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा भाई, राज्य के संसाधनों पर निर्भर करेगा। पता चला आप किसी फॉरेनर से मिल गए, आपने पूछा भाई क्या काम करते हो, उसने कहा मैं तो स्टूडेंट हूं। क्या हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं। तो आप बोलोगे यार तुम ऋषिकेश कैसे आ रखे, तुम तो बहुत बड़े होटल में रह रहे हो, तुम तो पैसा भी बिल्कुल पानी की तरह बहा रहे हो, इतना पैसा कहां से आया। वो बोलेगा कि हमें क्या मिलता है, वजीफा मिलता है, वहां पर स्कॉलरशिप मिलती है, उस स्कॉलरशिप को हम जमा करते हैं। उसके बाद कुछ महीनों के लिए हम दो महीने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग देशों में भ्रमण करते हैं। कभी हम पाकिस्तान जाते हैं, कभी हम भारत। इस बार भारत का नंबर था
भारत में इस बार ऋषिकेश का नंबर था, आगरा हमने घूम लिया। ये तो घूमते हैं अंग्रेज, और कहाँ घूमते हैं। ऋषिकेश का नंबर था इसलिए यहाँ आ गए। भाई कितने दिनों से रह रहे कि 1 महीना हो गया। 1 महीने से आप होटल में रह रहे हो? हाँ जी, बढ़िया होटल में रह रहे। इतना पैसा देती है आपकी सरकार। बोलेगा हाँ इतना हमें क्या मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और आप उसे लेके कोर्ट में चले गए, हमें तो मिल ही नहीं रहा बेरोजगारी भत्ता। बल्कि हमसे तो उल्टे फॉर्म भरवा रहे, फॉर्म भी महंगे होते जा रहे कि, है ना। अरे भाई यही तो हो रहा है नहीं। और उस फॉर्म को भरने के लिए हमें ग्रेजुएशन करा दी, उसका अलग खर्चा था, और फिर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अलग तरह की किताबें पढ़नी पड़ रही। जीवन में रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं, अब पढ़नी पड़ रही। जीवन में हमने मैथ्स पढ़ी नहीं, पढ़ी होगी 8वीं में छोड़ दी होगी, अब फिर पढ़नी पड़ रही कंपटीशन के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि राज्य के संसाधनों पर निर्भर करेगा। समझ में आ गया। दूसरी चीज क्या ली हमने? अब देखो राज्यसभा, जब आप राज्यसभा पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं? राज्यसभा। 2-3 आर्टिकल याद कर लो, 79, 80 और 81। 79 में लिखा हुआ संसद का गठन। क्या लिखा हुआ? संसद का गठन। 80 में लिखा हुआ राज्यसभा का गठन, और 81 में लिखा हुआ लोकसभा का गठन। ये लिखा हुआ भाई, लोकसभा गठन। तो राज्यसभा के गठन में ये लिखा हुआ कि भाई राज्यसभा में लगभग कितने, राज्यसभा में 250 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। लेकिन बैठते कितने हैं? 245। कितने बैठते हैं? 245। इसमें भी 233 तो है, कहां से? अलग अलग राज्यों की विधानसभाएं भेजती हैं। और प्लस 12 लोग जो हैं वो कौन है? ये 12 लोग मनोनीत हैं राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? जो राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो राज्य की विधानसभाएं भेजती हैं। जैसे उत्तराखंड से अगर 3 लोग जाते हैं तो हमारी विधानसभा भेजती है उनको, नाम जो होती है। समझ में आया? 3 सांसद जो राज्यसभा में जाएंगे वो कौन होंगे? हमारी विधानसभा भेजेगी। लेकिन ये 12 लोग विधानसभाएं नहीं, ये कोई चुनाव नहीं होते इनके, ये सीधे नॉमिनेट किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये 12 लोग किस क्षेत्र से होते हैं? ये साहित्य से होते हैं। साहित्य को लिटरेचर बोलते हैं आप। दूसरा विज्ञान से होते हैं। मेघनाथ शाह थे पहले वैज्ञानिक जो गए थे राज्यसभा में। समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला, इसको आर्ट बोलते हैं। और चौथा क्षेत्र होता है समाज सेवा। समाज सेवा इसको बोलते हैं सोशल सर्विस। लिख दीजिए, वर्क लिख दीजिए, है ना, सोशल सर्विस। भाई क्या साहित्यकार की इतनी पहुंच होगी कि वो इलेक्शन लड़ सके, या वो क्या, या उसकी, ठीक है बहुत बड़ा साहित्यकार है लेकिन राजनीति में उसे कुछ नहीं पता। लेकिन क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह राज्यसभा क्या है? अपर हाउस है। विद्वान लोग जाते हैं राज्यसभा में। कौन लोग जाते हैं? मतलब अब कोई बिल आ रखा है, साहित्य पर चर्चा करनी है, तो जितना अच्छा एक साहित्यकार बता पाएगा उतना अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। इसलिए साहित्य। दूसरा विज्ञान, माना साइंस के बारे में कोई चर्चा चल रही है, सांसद पढ़े लिखे होते हैं राज्यसभा के अंदर, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी उतनी सोच ना हो जितनी एक साइंटिस्ट की, इसलिए एक साइंटिस्ट को भेजा जाता है। कला, आर्ट, लता दीदी के बराबर कोई कला जानता है? लता दीदी हो गई, और अमिताभ बच्चन जी की वाइफ, क्या नाम है उनका, जया बच्चन। ये लोग जो संसद में बैठते हैं ये कहां से जाते हैं? कला के क्षेत्र से जाते हैं। सचिन तेंदुलकर को भी दिया गया, हालांकि सचिन तेंदुलकर इन चारों में से किसी भी क्षेत्र से नहीं थे, लेकिन एक क्षेत्र में रखकर उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। ऐसे ही मैंने कहा समाज सेवा। समाज सेवा के विषय में एक समाज सेवी ही जानता है कि बारीकियां क्या है अंदर की। संसद में बैठा हुआ सदस्य उतना अच्छा नहीं बता पाएगा जितने
तो इसलिए इन लोगों को क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट नॉमिनेट किया जाता है। इन सबकी संख्या होती है लगभग 12। कितनी होती है? और ये जो हमने पैटर्न लिया, ये हमने कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से। और इसको ऐसे कैसे लिखेंगे हम? राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में ख्यातिलब्ध या लब्ध प्रतिष्ठित, अजीब से शब्द आ गए ना, लब्ध प्रतिष्ठित 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। हाँ जी। और अगर इसको आपने देखना है तो आर्टिकल 80 के 3 में देखेंगे आप। इसको कहां देखेंगे? आर्टिकल 80 के 3 में देखेंगे। अच्छा भाई, राज्यसभा में तो होता ही है, साथ में विधान परिषद में भी तो होता है। और विधान परिषद का आर्टिकल क्या है जहां पर ऐसा लिखा हुआ? बस अंतर इतना होगा कि जब विधान परिषद, एक चीज को और समझो, विधान परिषद में जब हम जाएंगे, विधान परिषद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद में भी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के कितने? 1/3, 1/12, 1/6, कितने? यहां पर भी मनोनीत होते हैं राज्यपाल के द्वारा। यहां पर भी क्या होंगे? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। लेकिन अंतर इतना होगा कि ये 4 क्षेत्र से तो राष्ट्रपति करता नॉमिनेट, और यहां पर क्या होगा? एक क्षेत्र और आ जाएगा, सहकारिता। क्या आएगा? सहकारिता। हालांकि सहकारिता जो पार्ट 9B है, उसमें कई सारे आर्टिकल्स को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? पार्ट 9B के कई सारे आर्टिकल्स को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि पार्ट 9B जब आपने संविधान में जोड़ा तो ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, 9B आ गया, लेकिन आपने आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन नहीं लिया, क्योंकि सहकारिता जो विषय है वो राज्य सूची का विषय है। सॉरी, हाँ, राज्य सूची का विषय, इसलिए आपको आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन लेना क्या था? जरूरी था। इतना समझ में आ गया? तो ये कहां लिखा हुआ भाई कि विधान परिषद में जो राज्यपाल होगा वो डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकता है कुछ लोगों को साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से। कोऑपरेटिव बोलते हैं सहकारिता को। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ऐसा? 171 के 5 में लिखा हुआ, 171 के 5 में लिखा हुआ आर्टिकल। और ये जो टोटल विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या होगी, उसके 1/6 भाग को, 1/6 जो लोग होंगे उसके अंदर बैठे हुए विधान परिषद में, वो इन 5 क्षेत्रों से होंगे, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारिता। ये ध्यान रखना कि अब आपको आर्टिकल 80 ब्रैकेट में 3 और आर्टिकल 171 5, इन दोनों आर्टिकल को भाई बहन होते ना जैसे, वैसे पढ़ने, याद रखना है बस। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। इसके बाद तीसरी चीज जो आयरलैंड से हमने ली, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। भाई राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, ठीक है जी, होता है। कौन करता है? क्या हम लोग जाते हैं वोट देने? नहीं। अरे यार, आयरलैंड को नहीं मिटाना चाहिए था ना। अभी आयरलैंड से ले रहे हैं हम, तो आयरलैंड तीसरी चीज है ये, राष्ट्रपति के इलेक्शन के, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल। और ये निर्वाचक मंडल है, ये इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राष्ट्रपति के इलेक्शन में हम नहीं जाते हैं वोट करने। क्या होता है कि एक निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में, इसमें कौन कौन होंगे ये पूछेगा। नंबर 1, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुदुचेरी एंड जे एंड जे। ये कहां पर लिखा हुआ इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में? आर्टिकल 54। क्या लिखा हुआ? उसकी हेडिंग क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उसमें लिखा हुआ कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज होगा। उसमें कौन कौन होंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। अच्छा, अब हिंदी में कैसे लिखना है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, भाई लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दिखाई दे रहा है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित। अब आप देख रहे होंगे कि एक चीज हम बार बार जोड़ दे रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मेंबर। कभी कभी ऐसे लिखता दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के, दोनों सदन में लोकसभा राज्यसभा दोनों आ गए, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्य का मतलब यह है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा यानी 12 लोग भाग नहीं लेंगे जो नॉमिनेट हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जो 12 लोग नॉमिनेट हुए हैं वो भाग नहीं लेते। नंबर 2, यहां पे कभी 2 एंग्लो इंडियन होते थे लोकसभा में। आर्टिकल 331 में ऐसा लिखा हुआ था कि जब चुनाव होते हैं लोकसभा के और उसमें अगर एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है एंग्लो इंडियंस को, तो 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकता है। तो ये तो 331 ही खत्म हो गया, तो इसकी वैल्यू भी खत्म हो गई 2 एंग्लो इंडियंस की। और कौन भाग नहीं लेते हैं? एक 333 आर्टिकल था, उसमें लिखा हुआ था कि प्रत्येक विधानसभा का जब चुनाव होगा तो राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा। ये आर्टिकल भी मोदी सरकार ने खत्म कर दिया। तो एक जो जितने राज्य हैं, अगर 28 राज्य थे तो 28 राज्यों से 28 एंग्लो इंडियंस क्या होते थे? नॉमिनेट होते थे। वो प्रथा भी खत्म हो गई। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज, क्या लिखा हुआ? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। कौन नहीं लेते हैं? विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और ये दिल्ली, पुदुचेरी, जे-एंड-के ये सब बाद में जुड़े हैं। ये सब कब जुड़े हैं? मेरे ख्याल से 70वें संविधान संशोधन से। देखिए तो 70वां संविधान संशोधन है। दिल्ली को कौन से सन में?
70वें संविधान 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा दिल्ली पुदुचेरी दिल्ली को भी क्या किया गया, जगह दी गई इलेक्टोरल कॉलेज में। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो ये पूरा समझ में आ गया आपके?